हेलो दोस्तों, फ्री क्लासेज पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 7 के विज्ञान विषय के 7वां अध्याय जंतुओं और पादप में परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। इसे हम अंग्रेजी में ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स बोलते हैं। और भी विषयों के बारे में आपको पढ़ना हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल फ्री क्लासेज 504 को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उस पर बहुत सारे विषयों के प्लेलिस्ट बनाए गए हैं जहां से आप सभी विषयों को बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं। तो आइए इस अध्याय को हम लोग शुरू करते हैं कि इस अध्याय में हमें क्या कह रहा है। परिवहन का मतलब होता है कि हमारे शरीर में जो भी ऊर्जा या भोज्य पदार्थों का जब पाचन होता है, जो हम सांस लेते हैं या जैविक प्रक्रम होते हैं, उसका सब शरीर के सभी अंगों में स्थानांतरण होता है या एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, वही हमारा परिवहन कहलाता है। तो परिवहन जो होते हैं वो जंतुओं और पादपों का एक मुख्य गुण है। तो आइए हम शुरू करते हैं इस विषय को। हमें क्या कह रहा है, आप जानते हैं कि सभी जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन, जल और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। हम सभी जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन, जल और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। उन्हें इन सभी पदार्थों को अपने शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना हो। जो पदार्थ होते हैं उन्हें हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना होता है। साथ ही जंतुओं को उन अंगों में उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन उस स्थान तक करना होता है जहां से उन्हें बाहर निकाल सके। और उन अंगों को यह भी काम होता है कि जो हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं उनका परिवहन करके वहां तक ले आना जहां से उन्हें बाहर निकाला जा सके। क्या आप जानते हैं कि यह सब कैसे संभव होता है? यह सब कैसे संभव होता है? चित्र 7.1 को देखिए। अब देखिए चित्र 7.1 में हमें क्या दिया हुआ है। तो चित्र 7.1 में मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र के बारे में दिया गया है। तो हम देख रहे हैं कि हमारे शरीर में जो होते हैं कि बहुत सारी शिराएं और धमनियां आपस में जुड़ी रहती, हार्ट से जुड़ी होती है। ये हमारा क्या है, हार्ट है। तो हार्ट से जुड़ी होती है और यही धमनी और शिराएं जो होती है कि हमारे शरीर में परिवहन का काम करती है। क्या आपको हृदय और रक्त वाहिनी दिखाई दे रही है? हृदय और रक्त वाहिनी संयुक्त रूप से हमारे शरीर का परिसंचरण तंत्र बनाती है। जो हमारे शरीर में हृदय होते हैं और रक्त वाहिनियाँ होती है, यही दोनों मिलकर हमारे शरीर में परिसंचरण तंत्र का निर्माण करती है। इस अध्याय में हम पादप और जंतुओं में पदार्थों के परिवहन के बारे में अध्ययन करेंगे। अब हमारा 7.1 में क्या है, परिसंचरण तंत्र है। उसके बारे में हम कौन कौन से भाग होते हैं परिसंचरण तंत्र में, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्या है, रक्त है, जिसे हम लोग अंग्रेजी में ब्लड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लड भी अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं। तो देखिए, जब आपके शरीर का कोई भाग कट जाता है, जब हमारे शरीर का कोई भाग कट जाता है तो क्या होता है, रक्त या रुधिर दोनों एक ही शब्द है। रक्त या कहिए या रुधिर कहिए या खून कहिए, तीनों एक ही शब्द होते हैं, बाहर बहने लगता है। लेकिन रक्त है क्या? रक्त वह तरल पदार्थ या द्रव है। रक्त वह तरल पदार्थ या द्रव है जो रक्त वाहिनियों से प्रवाहित होता है। तो हमारी रक्त वाहिनियाँ क्या क्या होती है? तो मैंने आपको बताया था कि रक्त वाहिनियाँ दो होती है, शिरा और धमनी। क्या होती है? शिरा और धमनी, दो रक्त वाहिनियाँ होती है। यह पाचित भोजन को क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत, क्षुद्रांत का मतलब क्या होता है, छोटी आंत से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। फेफड़ों से ऑक्सीजन को भी रक्त ही शरीर की कोशिकाओं तक ले जाता है। जो हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन रहता है उसे भी रक्त ही शरीर की कोशिकाओं तक ले जाता है। रक्त शरीर में से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उनका परिवहन भी करता है। शरीर में जो हमारे रक्त होते हैं वही जो होते हैं कि अपशिष्ट पदार्थों को भी बाहर निकालने के लिए उनका परिवहन करते हैं, माने एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। रक्त विभिन्न पदार्थों को किस प्रकार ले जाता है? रक्त एक तरल से बना है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। रक्त जो होता है कि एक तरल पदार्थ से बना होता है जिसे हम लोग प्लाज्मा कहते हैं।
जिसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं निलंबित रहती है। जो हमारे शरीर में प्लाज्मा होती है उसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं निलंबित होती है। अब हम आगे देखते हैं, रक्त में एक प्रकार की कोशिकाएं लाल रक्त कोशिकाएं होती है। जो हमारे शरीर में रक्त कोशिकाएं होती है एक लाल रक्त कोशिकाएं होती है, जिसे हम लोग अंग्रेजी में रेड ब्लड सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेड ब्लड सेल बोलते हैं, या अंग्रेजी में इसको आरबीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? इसे आरबीसी कहते हैं। लाल रक्त कोशिकाएं होती है जिनमें एक लाल वर्णक होता है। इनमें एक लाल वर्णक होता है जिसे हम लोग हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो कभी कभी हमको से सवाल ये भी पूछा जाता है कि रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो रक्त का रंग लाल इसलिए होता है क्योंकि रक्त में हीमोग्लोबिन नामक लाल वर्णक पाया जाता है, इसीलिए रक्त का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर के सभी अंगों में और अंततः सभी कोशिकाओं तक परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन जो होते हैं ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर के विभिन्न अंगों अंततः सभी कोशिकाओं तक परिवहन करता है, अपने एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है रक्त हीमोग्लोबिन भी। हीमोग्लोबिन की कमी होने पर शरीर की सभी कोशिकाओं को कुशलतापूर्वक ऑक्सीजन प्रदान करना कठिन हो जाता है। जब हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो ये सभी कोशिकाओं को कुशलतापूर्वक ऑक्सीजन प्रदान नहीं कर पाता है, जिससे हम लोगों को हीमोग्लोबिन की कमी से भी निमोनिया रोग होता है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। रक्त के अन्य प्रकार की कोशिकाएं भी होती है। रक्त में और भी कई प्रकार की कोशिकाएं होती है जिन्हें श्वेत कोशिकाएं कहते हैं। एक हमारे रक्त में और कोशिकाएं होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? तो श्वेत रक्त कोशिकाएं कहते हैं। इसे हम लोग अंग्रेजी में वाइट ब्लड सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाइट ब्लड सेल। इसको हम लोग अंग्रेजी में WBC भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? WBC भी कहते हैं। ये कोशिकाएं उन रोगाणुओं को नष्ट करती है जो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। जो श्वेत रक्त कोशिकाएं होती है ये रोगाणुओं को नष्ट करती है और हमारे शरीर को बचाती है। जो मान लीजिए कि हम कुछ भी ग्रहण करते हैं तो उस हमारे शरीर में कोई रोगाणु प्रवेश कर जाते हैं तो उन्हें श्वेत रक्त कोशिकाएं जो होती है कि नष्ट कर देती है। बूझो खेलते समय गिर गया और उसके घुटने में चोट लग गई। कटे हुए स्थान से रक्त बहने लगा। कुछ समय बाद उसने देखा कि रक्त का बहना अपने आप रुक गया। कटने के स्थान पर गहरे लाल रंग का एक थक्का जम गया है। यह देखकर बूझो कुछ परेशान हो गया। रक्त का थक्का बन जाना उसमें एक अन्य प्रकार की कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण होता है। जो हमारे शरीर में रक्त का थक्का जम जाते हैं गिरने से या चोट लगने से या कट जाने से, हमारे शरीर में रक्त जो होते हैं वो धीरे धीरे बहना बंद हो जाते हैं और थक्का बना लेते हैं। ये रक्त में उपस्थित एक अन्य कोशिकाओं के बारे में दर्शाता है जिसे हम पट्टिकाणु या प्लेटलेट्स बोलते हैं, जिसे हम लोग प्लेटलेट्स बोलते हैं। अब हम आगे देखते हैं रक्तवाहिनीय क्या है। रक्तवाहिनीय, तो रक्तवाहिनीय क्या होती हैं उसे हम लोग देखते हैं। शरीर में विभिन्न प्रकार की रक्तवाहिनियाँ होती है। जो हमारे शरीर होते हैं उनमें विभिन्न प्रकार की रक्तवाहिनियाँ होती है जो रक्त को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। जो रक्तवाहिनी होती है वही हमारे रक्त को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। आप जानते हैं कि अंतःश्वसन के समय ऑक्सीजन की ताज़ा आपूर्ति फेफड़ों को भर देती है। अंतःश्वसन जब हम लोग करते हैं तो देखते हैं कि ऑक्सीजन जो हम लोग लेते हैं वो फेफड़ों को भर देती है। रक्त इस ऑक्सीजन का परिवहन शरीर के अन्य भागों में करता है। तो हम अंतःश्वसन के दौरान जो हम ऑक्सीजन लेते हैं तो वो फेफड़ों में जो होता है कि ये स्टॉक हो जाती है और जो रक्त होते हैं वो ऑक्सीजन को शरीर के सभी भागों में परिवहन करके उन्हें पहुंचाता है। साथ ही रक्त कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड सहित अन्य अपशिष्ट पदार्थों को ले जाता है और साथ में ही जो रक्त होते हैं वो कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड सहित अन्य जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो जिनका हमारे शरीर में कोई यूज नहीं हो उन्हें शरीर में से बाहर ले जाता है। इस रक्त को वापस हृदय में लाया जाता है
और इस रक्त को वापस हृदय में लाया जाता है, जहाँ से यह फेफड़ों में जाता है और फिर क्या होता है, ये फिर से हमारे हृदय में आते हैं और वहाँ से फिर ये फेफड़े में आ जाते हैं। फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी जाती है और फेफड़े जो होते हैं वो क्या करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं। जैसा कि आपने अध्याय 6 में पढ़ा है, इस प्रकार शरीर में 2 प्रकार की रक्त वाहिनियाँ पाई जाती है। जो हमारे शरीर होते हैं उनमें 2 प्रकार की रक्त वाहिनियाँ पाई जाती है, एक होता है धमनी और दूसरा होता है सीरा। एक हमारे शरीर में क्या होता है, धमनी होता है और दूसरा क्या होता है, सीरा होता है। धमनी को हम लोग अंग्रेजी में आर्टरी बोलते हैं। धमनी को हम लोग क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, आर्टरी बोलते हैं। और सीरा को हम लोग अंग्रेजी में वेन बोलते हैं, जिसे हम लोग आसानी में से समझ सकते हैं। जिसे हम लोग लोकल बोलचाल की भाषा में नस बोलते हैं, वही नस हमारा क्या है, सीरा है। तो रक्त वाहिनियाँ कितनी होती है, तो रक्त वाहिनियाँ मेनली 2 होती हैं, धमनी और सीरा। धमनी हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती हैं। जो धमनी होती है वो हमारे शरीर में शुद्ध ऑक्सीजन को ले जाती है। चूँकि रक्त प्रवाह तेजी से और अधिक दाब पर होता है, चूँकि जो रक्त का सर्कुलेशन होता है, रक्त का प्रवाह होता है, वो तेज गति से होता है और अधिक दाब पर होता है। अतः धमनियों की भित्तियाँ मोटी और प्रत्यास्थ होती है। इसीलिए जो धमनी की दीवार होती है वो मोटी और प्रत्यास्थ होती है। आइए हम धमनियों से रक्त के प्रवाह का अनुभव करने के लिए एक क्रियाकलाप करते हैं। अब हम क्रियाकलाप 7.1 को देखते हैं। अपने दाहिने हाथ की मध्य और तर्जनी उंगली को अपनी बाईं कलाई के भीतरी भाग पर रखिए। क्या आपको कोई स्पंदन, गति, धक-धक महसूस होती है? यहाँ स्पंदन क्यों होता है? यह नाड़ी स्पंदन कहलाता है। जब हम देखते हैं कि जो दाहिने हाथ होते हैं, तो दाहिने हाथ की मध्य और तर्जनी उंगली को अपनी बाईं हाथ के कलाई पर, जब भीतरी भाग पर हम अपनी तर्जनी और मध्य उंगली को रखते हैं, तो हमें स्पंदन, गति, धक-धक महसूस होती है। यही स्पंदन गति हमें नाड़ी स्पंदन कहलाती है या नब्ज कहलाती है। और यह धमनियों में प्रवाहित हो रहे रक्त के कारण होता है। और ये क्यों होता है नाड़ी स्पंदन? तो धमनी में हमेशा रक्त का प्रवाह होता रहता है, इसीलिए ये गति हमको धक धक की जैसी महसूस होती है। देखिए कि 1 मिनट में कितनी बार स्पंदन होता है, जैसा कि चित्र 7.2 में हम देख सकते हैं। आपने कितने नाड़ी स्पंदन गिने? प्रति मिनट स्पंदों की संख्या स्पंदन दर कहलाती है। मान लीजिए कि हम जब स्पंदन की गति को गिनते हैं तो 1 मिनट में कितना स्पंदन हो रहा है, उसकी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, तो स्पंदन दर कहलाती है। विश्राम की अवस्था में किसी स्वस्थ वयस्क व्यक्ति की स्पंदन दर सामान्यतः 72 से 80 स्पंदन प्रति मीटर होती है। जो स्वस्थ आदमी होगा, मनुष्य होगा, वयस्क माने एडल्ट, उसका सामान्यतः 1 मिनट में 72 से 80 स्पंदन प्रति मिनट होती है। हमारे शरीर में अन्य ऐसे भागों का पता लगाइए जहां आप नाड़ी स्पंदन को अनुभव कर सकते हैं। अपनी और अपनी सहपाठी की प्रति मिनट नाड़ी स्पंदन दर ज्ञात कीजिए। अब हमें कह रहा है कि आप और अपनी सहपाठी माने कोई दोस्त हो, मित्र हो, उसकी नाड़ी स्पंदन का दर ज्ञात कीजिए और अपने द्वारा प्राप्त आंकड़ों की तुलना कीजिए और उन्हें सारणी 7.1 में लिखिए। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमसे कहा जा रहा है कि आप अपने खुद और अपने सहपाठियों के साथ मिलकर उसके नाड़ी स्पंदनों की जांच कीजिए और उसको सारणी 7.1 में नाड़ी स्पंदन दर उसकी कितनी है उसको लिखिए। वे रक्त वाहिनियाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में ले जाती हैं, शिराएँ कहलाती है। हमने देखा था कि धमनी जो होते हैं वो समृद्ध ऑक्सीजन को हमारे शरीर के सभी भागों से लेकर हृदय में ले जाती है, लेकिन शिराएँ जो शिराएँ होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में ले जाती है, वह शिराएँ कहलाती है। शिराओं की भित्तियाँ अपेक्षाकृत पतली होती हैं। जो धमनी की जो शिराएँ भित्तियाँ थी वो मोटी थी और प्रत्यास्थ थी, लेकिन शिराएँ की जो होती है वो भित्तियाँ पतली होती है। शिराओं में ऐसे वाल्व होते हैं जो रक्त को
केवल हृदय की ओर ही प्रवाहित होने देते हैं। जो शिराएं में जो होते हैं कि वॉल्व होते हैं जो केवल हृदय की ओर ही प्रवाहित होने देते हैं। अब हम आगे देखते हैं चित्र 7.3 देखिए। क्या आपको धमनी अन्य छोटी छोटी वाहिनियों में विभाजित होती दिखाई देती है? ऊतकों में पहुंचकर वे पुनः अत्यधिक पतली नलिकाओं में विभाजित हो जाती है, जिन्हें केशिकाएं कहते हैं। हम लोग देखते हैं कि ये जो चित्र में कि धीरे धीरे जो ऊतकों में पहुंचकर ये जो होती हैं शिराएं और धमनियां बहुत पतली पतली नलिकाओं में विभाजित होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? तो केशिकाएं कहलाती है। केशिकाएं पुनः मिलकर शिराओं को बनाती है और ये जो केशिकाएं होती है पुनः आपस में मिलकर शिराओं को बनाती है, जो रक्त को हृदय तक ले जाती है। जैसा कि हम चित्र 7.3 में देख सकते हैं, ये परिसंचरण तंत्र का व्यवस्था चित्र है। यहाँ पर देखिए कि हमारा क्या है, ये हृदय है, ये क्या है, फेफड़ा है, ये जो हमारा है कि शिरा है, ये जो हमारा है कि फुफ्फुस शिरा है, ये हमारा धमनी है, और ये जो होती है वो केशिकाएं होती है। आपस में केशिकाएं मिलकर क्या बना ले रही है? तो शिरा बना ले रही हैं। केशिकाएं आपस में मिलकर क्या बना ले रही है? शिरा बना ले रही है। अब हम आगे देखते हैं तो हमारा आगे क्या है? तो हृदय है। क्या है? हृदय है। हृदय को हम लोग अंग्रेजी में हार्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हार्ट भी बोलते हैं। अब हृदय वह अंग है जो रक्त द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है। जो हमारे शरीर में हृदय होते हैं वो रक्त द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए शरीर में पंप का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं? तो पंप का कार्य करते हैं। यह निरंतर धड़कता रहता है। जो हमारे शरीर में हृदय होते हैं वो कंटिन्यूअसली माने लगातार धड़कता रहता है। एक ऐसे पंप की कल्पना कीजिए जो वर्षों तक बिना रुके कार्य करता रहता है। यह बिल्कुल असंभव प्रतीत होता है, फिर भी हमारा हृदय जीवन पर्यंत बिना रुके रक्त को पंप का कार्य करता रहता है। अभी तक ऐसा कोई मशीन नहीं है जो पंप कर हमेशा सालों तक पंप करता लेकिन हमारा हृदय जो है जीवन पर्यंत बिना रुके पंप का कार्य करता रहता है। आइए हम हृदय के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करें। हृदय वक्ष गुहा में स्थित होता है। जो हमारा हार्ट होता है वो वक्ष गुहा में स्थित होता है, जिसका निचला सिरा थोड़ी बाईं ओर झुका होता है। जो हमारा निचला सिरा होता है वो बाईं ओर झुका रहता है। अपनी उंगलियों को भीतर की ओर मोड़कर मुट्ठी बना लीजिए। आपके हृदय का अमाप लगभग आपकी मुट्ठी के बराबर होता है। जरा सोचिए, यदि हृदय में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से समृद्ध रक्त परस्पर मिल जाए तो क्या होगा? ऐसी स्थिति उत्पन्न न होने देने के लिए हृदय 4 भागों में बटा होता है। जो हृदय होते हैं मेनली जो होते हैं कि 4 भागों में बटा होता है। ऊपरी 2 कक्ष आलिंद कहलाते हैं। जो ऊपरी 2 कक्ष होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आलिंद कहलाते हैं। और निचली 2 कक्ष होते हैं वो क्या कहलाते हैं? निलय कहलाते हैं। चित्र 7.4 में हम देख सकते हैं। कक्षाओं के बीच का विभाजन दीवार ऑक्सीजन समृद्ध रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध रक्त को परस्पर मिलने नहीं देती है। जो कक्षाओं के बीच का विभाजन दीवार होती है वो ऑक्सीजन समृद्ध रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध रक्त को परस्पर मिलने नहीं मिलने देती है। परिसंचरण तंत्र की कार्यविधि को समझने के लिए चित्र 7.3 में हृदय के दाईं ओर से आरंभ करते हुए तीरों द्वारा इंगित दिशा का अनुसरण कीजिए। जैसा कि हमको चित्र 7.3 में कह रहा है कि जैसे यहाँ तीर का चिन्ह दिया हुआ है, तो हमारे शरीर में जब हम भोजन ग्रहण करते हैं या श्वसन करते हैं या कोई भी हमारे शरीर में क्रिया होती है तो ये क्या करती है कि इस डायरेक्शन से आती है, फुफ्फुस शिराएं से होते हुए धमनी में, धमनी सिरे से केशिकाएं में आती हैं। केशिकाएं आपस में जुड़कर क्या शिरा का निर्माण करती है। शिरा से ये फिर हृदय में चले आते हैं और इस तरह से ये कंटिन्यूअस प्रक्रिया चलती रहती है। अब हमारा चित्र 7.4 में दिया हुआ है। चित्र 7.4 में हृदय का चित्र दिया हुआ है और उसे हम लोगों को मानव हृदय का काट चित्र है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो ये हृदय के चित्र में देखिए यहाँ पे हमारा शिरा है। ये क्या है? शिरा है। यहाँ पर जो ये भाग होते हैं ये क्या कहलाते हैं? तो महाधमनी कहलाती है।
ये जो होते हैं कि दायां अलिंद कहलाता है, ये क्या होता है, बायां अलिंद कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे शरीर के, मान लीजिए हम यहाँ खड़े हैं तो हमारा दायां जो होगा इधर होगा, दायां कहाँ होगा, इस साइड होगा दायां, और यहाँ क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा, बायां हो जाएगा। यहाँ देखिए हमारा क्या हो जाएगा, दायां निलय हो जाएगा, दायां निलय हो जाएगा, निलय हो जाएगा, यहाँ हमारा बायां निलय हो जाएगा। और कक्षा के बीच का विभाजन दीवार कौन है, तो ये विभाजन दीवार है जो क्या करती है कि समृद्ध ऑक्सीजन और समृद्ध कार्बन डाइऑक्साइड को आपस में मिलने नहीं देती है। हमने इसमें ये भी देखा था कि हृदय में जो होती है वो 4 भाग होते हैं। हृदय में कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। 2 आलिंद होती है, 2 आलिंद होती है, एक होता है दायां आलिंद और दूसरा क्या होता है, बायां आलिंद। इसी तरह से हमारा जो निलय होता है तो 2 निलय होता है, एक दायां निलय एक बायां निलय होता है। ऊपर के भाग जो होते हैं वो बायां निलय कहलाते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा हार्ट है, अगर हम इसको विभाजित कर दें, इसको विभाजित कर दे, काट दे, तो जो हमारा ऊपर का भाग होता है, जो अपर साइड होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अपर साइड होते हैं वो आलिंद कहलाते हैं, और जो नीचे होते हैं वो निलय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, निलय कहलाते हैं। जो अगर मान लीजिए जो ऊपर है उसको हम लोग एट्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एट्रियम बोलते हैं, एट्रियम बोलते हैं। और जो ऊपर है, ऊपर है, और जो नीचे होते हैं उसे क्या कहते हैं, जो नीचे होते हैं उसको हम लोग वेंट्रिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल बोलते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को हृदय के बारे में बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अब हम आगे देखते हैं। इस चित्र में तीरों द्वारा हृदय से फेफड़ों में, इस चित्र 7.3 में हमको क्या दिखाया, तीरों द्वारा हृदय से फेफड़ों में वापस हृदय में रक्त के प्रवाह की दिशा दिखाई गई है, जहाँ से वह शेष शरीर में पंप होता है। जहाँ से वो क्या हो रहा है, तो शेष शरीर में पंप का कार्य करता है। अब हमारा क्या है, हृदय स्पंदन है। क्या है, हृदय स्पंदन है। हृदय के कक्ष की भित्तियाँ पेशियों की बनी होती है। जो हमारा हृदय के कक्ष की भित्तियाँ होती हैं वो पेशियों की बनी होती है। ये पेशियाँ लयबद्ध रूप से संकुचन और विश्रांति करती है। ये पेशियाँ होती है तो एक स्मूथ मोशन में वो हमेशा संकुचन और विश्रांति करती रहती हैं। यह लयबद्ध संकुचन और उसके बाद होने वाली लयबद्ध विश्रांति दोनों मिलकर हृदय स्पंदन, हार्ट बीट कहलाता है। जो ये क्रियाएं जो होती है वो हमेशा लयबद्ध संकुचन और उसके बाद होने वाले लयबद्ध विश्रांति दोनों मिलकर हमारा हृदय स्पंद या हार्ट बीट कहलाता है। याद रखिए, हृदय का स्पंदन जीवन के हर क्षण होता रहता है। जो हमारे शरीर में हृदय का स्पंदन है वो जीवन के प्रत्येक क्षण में होता रहता है। यदि आप अपने वक्ष की बाईं तरफ हाथ रखें तो अपने हृदय स्पंदों को महसूस कर सकते हैं। यदि हम अपने वक्ष के दाईं ओर हाथ रखते हैं तो हम उन हृदय के स्पंदनों को महसूस कर सकते हैं। चिकित्सक अपने आपके हृदय स्पंद को मापने के लिए स्टेथोस्कोप का नामक यंत्र का यूज करते हैं। जब हम डॉक्टर के पास, जब हमारी तबीयत खराब हो जाती है या स्पंद हृदय के में कुछ समस्या होती है तो डॉक्टर जो होते हैं स्टेथोस्कोप की सहायता से हमारे हृदय के स्पंदन को मापते हैं। चिकित्सक स्टेथोस्कोप का उपयोग हृदय स्पंद की ध्वनि को आवर्धित करने की युक्ति के रूप में करते हैं। जो चिकित्सक होते हैं इनका जो कार्य होता है वो हृदय स्पंद की ध्वनि को आवर्धित करने की युक्ति के रूप में स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। स्टेथोस्कोप के नए एक सिरे पर एक चेस्ट पीस लगा होता है। इस पे एक क्या होता है, तो चेस्ट पीस लगा होता है कि जैसा कि इसमें आप देख सकते हैं। ये हमारा क्या होता है, तो ये चेस्ट पीस होता है। क्या होता है, चेस्ट पीस होता है। अब हम आगे देखते हैं, जिसमें एक संवेदनशील डायफ्राम होता है। इसमें एक संवेदनशील क्या होता है, तो डायफ्राम भी होता है। दूसरे सिरे पर 2 ईयर पीस श्रोतिका लगे होते हैं और इसके दूसरे सिरे पर जो होते हैं 2 ईयर पीस लगे होते हैं, श्रोतिका लगे होते हैं। जैसा कि देखना है ये कान में लगा रहा है, इसके दूसरे साइड भी 2 इस तरह से 2 रहते हैं यहाँ पर ईयर पीस, जो एक नली द्वारा
चेस्ट पीस से जुड़े होते हैं और ये दोनों जो रहते हैं कि आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। चिकित्सक स्टेथोस्कोप का चेस्ट पीस आपके हृदय के स्थान पर रखकर स्वरितकाओं से स्पंदनों की ध्वनि का अध्ययन करते हैं, जिससे उन्हें आपके हृदय की स्थिति का आकलन करने में सहायता मिलती है। आइए हम अपने आसपास उपलब्ध सामग्री से स्टेथोस्कोप का एक मॉडल बनाना सीखें। तो हम इस क्रियाकलाप में 7.2 में सीखेंगे कि एक नॉर्मल जो होता है स्टेथोस्कोप कैसे बनाया जा सकता है। 6 से 7 सेंटीमीटर व्यास की कोई कीप लीजिए। अब क्या करना है कि 6 से 7 सेंटीमीटर की हमको व्यास को हम लोग अंग्रेजी में डायमीटर बोलते हैं। क्या लेना है? एक कीप लेना है। कीप के स्तंभ पर रबर की एक नली लगभग 50 सेंटीमीटर से लंबी को कसकर लगाइए। अब इसे क्या करना है? 50 सेंटीमीटर से लंबी एक रबर की नली हमको इससे लगा लेना है। कीप के मुख पर रबर की एक झिल्ली या गुब्बारा को तानकर लगाइए और रबर बैंड की सहायता से कस दीजिए, जैसा कि चित्र 7.5b में हमको दिखाया गया है। अब रबर की नली से के मुक्त सिरे को अपने एक कान के पास रखिए। कीप के मुख को अपने अक्ष पर हृदय के निकट रखिए। अब सावधानी से ध्वनि सुनने का प्रयास कीजिए। क्या आपको नियमित स्पंदन ध्वनि सुनाई दे रही है? यह ध्वनि हृदय स्पंदनों की है। इसे हम सुनते हैं तो हमको ध्वनि हृदय स्पंदन की सुनाई देती है। आपका हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़क रहा है? 4-5 मिनट तक दौड़ने के बाद पुनः हृदय स्पंदन की दर ज्ञात कीजिए। जो हम नॉर्मल है, विश्रामा अवस्था में है, तो उस समय हमारे हृदय की कितनी गति है, कितनी बार धड़क रहा है, और 4-5 मिनट दौड़ने के बाद उसकी हृदय स्पंदन गति की दर क्या है, उसको ज्ञात करना है। अपने प्रेक्षणों की तुलना कीजिए अपनी तथा अपने मित्र की विश्राम अवस्था में तथा 4 से 5 मिनट दौड़ने के बाद हृदय स्पंदन तथा नाड़ी स्पंदन पल्स दर सारणी 7.2 में रिकॉर्ड कीजिए और जो हमारा सारणी 7.2 था उसमें अंकित करना है। क्या आपको अपने हृदय स्पंदन और नाड़ी स्पंदन दर के बीच कोई संबंध दिखाई देता है? प्रत्येक हृदय स्पंदन धमनियों में एक स्पंद उत्पन्न करता है। जो हमारे शरीर में हृदय में स्पंदन होती है वो धमनियों में एक स्पंदन उत्पन्न करता है। प्रति मिनट धमनी में उत्पन्न स्पंद हृदय स्पंदन दर को बताती है। जो हमारे शरीर में 1 मिनट में धमनियों में उत्पन्न स्पंदन हृदय स्पंदन दर को बताती है। जैसा कि सारणी 7.2 में दिया हुआ है, हृदय स्पंदन और स्पंदन दर को दोनों को हमको लिखना है। ये सहपाठियों के साथ कर सकते हैं। 5 या 6 छात्र मिलकर इस क्रियाकलाप को आप कर सकते हैं। हृदय के विभिन्न कक्षों की लयबद्ध गति रक्त के परिसंचरण और पदार्थों के परिवहन को बनाए रखती है। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने की थी। जो हमारे शरीर में रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया था? तो विलियम हार्वे ने खोज किया था 1578 ईस्वी से 1657 ईस्वी। नामक कौन थे वो? विलियम हार्वे कौन थे? तो वो चिकित्सक थे जो अंग्रेज थे। उन दिनों यह मान्यता थी कि रक्त शरीर की वाहिनियों में दोलन करता रहता है। इस मत के लिए हार्वे का उपहास किया गया और उन्हें परिसंचारी सर्कुलेटर कहा जाता था। जो विलियम हार्वे थे उन्हें क्या कहा जाता था? तो परिसंचारी या सर्कुलेटर कहा जाता था। उनके अधिकांश रोगियों ने उनसे उपचार कराना बंद कर दिया। तथापि हार्वे की मृत्यु से पहले परिसंचरण के बारे में उनके विचार को जीव विज्ञान तथ्य के रूप में मान्यता मिल गई थी। जब उनकी मृत्यु हो गई तो वो जो परिसंचरण के बारे में उनका जो विचार था उन्हें जीव विज्ञान तथ्य के रूप में मान्यता मिल गई थी। बूझो जानना चाहता है कि क्या स्पंज और हाइड्रा में भी रक्त होता है? स्पंजों और हाइड्रा जैसे जंतुओं में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता। ये जो स्पंज होते हैं या हाइड्रा होते हैं इनमें कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता है। परिसंचरण तंत्र नहीं होता है। जिस जल में वे रहते हैं वही उनके शरीर में प्रवेश करके उनके भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति कर देते हैं। जब ये हाइड्रा और स्पंज होते हैं वो जिस जल में रहते हैं वही उनके शरीर में प्रवेश करके उनके ऑक्सीजन और भोजन की आपूर्ति कर देता है। जब जल बाहर निकलता है तो वह अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थों को ले जाता है।
जब वह जल से बाहर निकलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर ले जाता है। अतः उन्हें परिसंचरण हेतु रक्त के समान तरल पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए उनको परिसंचरण के लिए रक्त जैसी तरल पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है। आइए अब हम शरीर द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त अन्य अपशिष्ट पदार्थों की निकासी के विषय में अध्ययन करते हैं। जंतुओं में उत्सर्जन। तो जंतुओं में उत्सर्जन कैसे होता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। आपको याद होगा कि शरीर में अपशिष्ट पदार्थ के रूप में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों द्वारा किस प्रकार उच्छ्वास के प्रक्रम के दौरान शरीर से बाहर निकल जाती है। यह भी ध्यान में रखिए कि अपाचित भोजन बहिक्षेपण प्रक्रम द्वारा मल के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। जो हमारे शरीर में अपचित भोजन होते हैं वो किस रूप में हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं, तो बहिक्षेपण प्रक्रिया द्वारा वो हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं। आइए अब हम यह मालूम करें कि अन्य अपशिष्ट पदार्थ शरीर द्वारा कैसे बाहर निकाले जाते हैं। आपके मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि आखिर ये अपशिष्ट पदार्थ आते कहाँ से हैं। जब हमारी कोशिकाएं अपना कार्य करती है तो कुछ पदार्थ अपशिष्ट के रूप में निर्मुक्त करती है। जो हमारे शरीर में कोशिकाएं जो है वो कार्य करती है तो कुछ जो पदार्थ होते हैं वो अपशिष्ट के रूप में बाहर निकलते हैं। अधिकांशतः ये पदार्थ विषाक्त होते हैं। जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो जहरीली होती है, इसलिए इन्हें शरीर से बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो जहरीली होती है, इसीलिए इन्हें शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है। सजीवों द्वारा कोशिकाओं में निर्मित होने वाले अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं। सजीवों द्वारा कोशिकाओं में निर्मित होने वाले अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं। जो हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं वो प्रक्रम उत्सर्जन कहलाती है। उत्सर्जन में भाग लेने वाले सभी अंग मिलकर उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। जो उत्सर्जन में भाग लेने वाले जो शरीर के अंग होते हैं वो उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। अब मानव उत्सर्जन तंत्र क्या है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। रक्त में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाना चाहिए। यह किस प्रकार होता है, इसके लिए रक्त को छानने की व्यवस्था की आवश्यकता होती है। यह व्यवस्था वृक्क में उपस्थित रक्त कोशिकाओं द्वारा उपलब्ध की जाती है। जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसे छानने की व्यवस्था होती है। ये हमारे शरीर के वृक्क जो होते हैं, गुर्दे होते हैं, उसमें उपस्थित रक्त कोशिकाओं द्वारा की जाती है। जब रक्त दोनों वृक्क में पहुंचता है, जब जो हमारे ब्लड होते हैं, रक्त होते हैं, वो दोनों वृक्क में पहुंचता है तो उसमें उपयोगी और हानिकारक दोनों ही प्रकार के पदार्थ होते हैं। तो रक्त में क्या होते हैं, तो हानिकारक और उपयोगी पदार्थ दोनों होते हैं। उपयोगी पदार्थों को रक्त पुनः अवशोषित कर लेता है। तो जो उपयोगी पदार्थ होते हैं उसे रक्त पुनः अवशोषित कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है। और जल में घुले हुए अपशिष्ट पदार्थ मूत्र के रूप में पृथक कर लिए जाते हैं। और जो जल में घुले अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो हमारे मूत्र द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। वृक्क से मूत्रवाहिनियों से होता हुआ मूत्राशय में जाता है। ये वृक्क से होता हुआ मूत्रवाहिनियों द्वारा कहाँ चला जाता है, तो मूत्राशय में चला जाता है। मूत्रवाहिनियों नली के आकार की होती है। जो मूत्रवाहिनियाँ होती है वो नली की आकार की होती है। मूत्राशय में मूत्र संचित होता रहता है और मूत्राशय में जो होता है कि मूत्र हमारा संचित होता रहता है। मूत्राशय से एक पेशीय नली जुड़ी होती है जिसे मूत्रमार्ग कहते हैं। मूत्राशय से एक पेशीय नली जुड़ी होती है जिसे हम मूत्रमार्ग कहते हैं। क्या बोलते हैं, मूत्रमार्ग कहते हैं। मूत्रमार्ग का दूसरा सिरा खुला होता है। जो हमारा मूत्रमार्ग होता है उसका दूसरा सिरा जो होता है कि खुला होता है, जिसे हम मूत्र रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं, तो मूत्र रंध्र कहते हैं। और जिससे मूत्र शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है और यही मूत्र रंध्र द्वारा हमारे मूत्र को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। वृक्क, मूत्रवाहिनियाँ, मूत्राशय और मूत्रमार्ग सम्मिलित रूप से उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। तो ये क्या क्या है, तो वृक्क है, मूत्रवाहिनियाँ है, मूत्राशय है और मूत्रमार्ग जो होते हैं ये सभी मिलकर
मानव शरीर का उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं? तो मानव तंत्र का उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। कोई वयस्क व्यक्ति सामान्यतः 24 घंटे में 1 से 1.8 लीटर मूत्र करता है। कोई भी एडल्ट आदमी है तो वो 24 घंटा में कम से कम 1 लीटर से लेकर 1.8 लीटर मूत्र का जो है कि वो निर्मुक्त करता है या वो छोड़ता है। मूत्र में 95% जल होता है। जो मूत्र होते हैं उसमें 95% क्या होता है? तो जल होता है। 2.5% यूरिया होता है। 2.5% क्या होता है? यूरिया होता है। और 2.5% अन्य अपशिष्ट उत्पाद होते हैं। यह हम सभी का अनुभव है कि गर्मियों में हमें पसीना आता है। हमें गर्मियों में क्या है? तो पसीना आता है, जिसे हम लोग स्वेद भी कहते हैं। स्वेद में जल और लवण होते हैं। जो स्वेद होते हैं उनमें जल और लवण होते हैं। बूझों ने देखा है कि गर्मियों के दिनों में प्रायः पसीने के कारण कपड़ों में सफ़ेद धब्बे दिखाई देते हैं, विशेषकर उन स्थानों से जहां अधिक पसीना आता है। तो गर्मियों में जब हम कपड़े पहनते हैं तो उसमें विशेष करके एक सफ़ेद धब्बे दिखाई देते हैं, और ये धब्बे विशेषकर उन स्थानों से आते हैं जहां से हमें अधिक पसीना आता है। ये धब्बे पसीने में उपस्थित लवणों के कारण होते हैं। तो ये धब्बे जो शरीर में हमारे पसीने में उपस्थित साल्ट होते हैं, लवण होते हैं, उसी के कारण हमारा श्वेत धब्बे आते हैं। क्या संवेदन या पसीना आने का कोई विशेष प्रयोजन होता है? हम जानते हैं कि मिट्टी से बने घरों में रखा पानी ठंडा हो जाता है। इसका कारण यह है कि घरों के छिद्रों से रिसकर पानी उनकी बाहरी सतह पर आ जाता है। जो हम लोग गर्मी के समय में देखते हैं कि जब हम घड़े में पानी रखते हैं तो पानी ठंडा हो जाता है। इसका कारण है कि जो घड़े में छिद्र होते हैं उससे पानी रिसकर उनकी बाहरी सतह पर आ जाता है। जब यह पानी वाष्पित होता है तो घड़े में बचा शेष पानी ठंडा हो जाता है, और जो बाहरी सतह का पानी क्या होता है? इवोपरेट होता है, वाष्पित होता है। तो घड़े के अंदर जो पानी रहते हैं वो ठंडा हो जाता है। ठीक इसी प्रकार इसी प्रकार पसीना भी हमारे शरीर को ठंडा बनाए रखने में सहायता करता है। ठीक इसी प्रकार क्या होता है? पसीना भी हमारे शरीर को ठंडा बनाने में मदद करता है। जब हमारे शरीर में पसीना आते हैं तो ये इवोपरेट होते हैं, वाष्पित होते हैं, और हमारे शरीर को अंदर से ठंडा बनाए रखते हैं। अब हम चित्र 7.6 को देख सकते हैं। ये मानव उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा है। यह क्या है हमारा? तो ये वृक्क है। वृक्क जो होते हैं कि रक्त जो होता है कि ब्लड को ले आता है कहाँ पे? वृक्क में। वृक्क क्या करते हैं? तो उनका फिर से जो होता है कि अवशोषण करते हैं, उसे डाइजेस्टिव करते हैं या उनका उपयोग करते हैं, और उनसे क्या करते हैं? उन्हें अपशिष्ट पदार्थों में और उपयोगी पदार्थों में तोड़ देते हैं। या जो उपयोगी पदार्थ होते हैं, जो रक्त वो फिर से उसको अवशोषित कर लेता है, और जो हानिकारक पदार्थ होते हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, वो मूत्र वाहिनियों द्वारा मूत्राशय में चला जाता है, और ये धीरे स्टोर होता रहता है, संचित होता रहता है। धीरे धीरे जब संचित होते हैं तो ये मूत्र मार्ग से होता हुआ मूत्र रंध्र द्वारा ये क्या होते हैं? बाहर निकल जाते हैं। अब हम आगे देखते हैं 7.3 पादपों में पदार्थों का परिवहन। अब हम आगे देख रहे हैं 7.3 में कि पादप जो होते हैं, पादप में पदार्थों का परिवहन कैसे होता है। अध्याय 1 में आपने पढ़ा है कि पौधे अपनी जड़ों द्वारा मृदा से जल और खनिज पोषकों का अवशोषण करके उनके पत्तियों को उपलब्ध कराते हैं। हमने अध्याय 1 में पढ़ा था कि जो पौधे होते हैं वो जड़ों द्वारा मृदा से खनिज, जल और पोषक तत्वों का अवशोषण करके उन्हें पत्तियों तक उपलब्ध कराता है। पत्तियां जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम द्वारा पौधे के लिए भोजन बनाती हैं। अध्याय 6 में आपने यह भी पढ़ा कि सभी जीवों का भोजन उनके लिए ऊर्जा का स्रोत है। अब अध्याय 6 में हमने पढ़ा था कि सभी जीव जो होते हैं उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसके लिए वो भोजन का निर्माण करते हैं। जीवों की प्रत्येक कोशिका में ग्लूकोज का विखंडन होने से ऊर्जा निर्मुक्त होती है, और जीवों के प्रत्येक कोशिका में ग्लूकोज का क्या होता है? तो विखंडन होता है, टूटती है, जिससे क्या होता है? ऊर्जा का निर्माण होता है। कोशिकाएं इस ऊर्जा का उपयोग जीवन की मूल क्रियाविधि को संपादित करने में करती है, और जो हमारे शरीर में कोशिकाएं होती है
वो जीवन की मूल क्रिया विधियों को संपादित करने में उन्हें उस ऊर्जा का उपयोग करती है। अतः यह आवश्यक है कि जीव की प्रत्येक कोशिका को भोजन उपलब्ध कराया जाए। इसीलिए प्रत्येक जीव को चाहिए कि प्रत्येक कोशिका को भोजन उपलब्ध कराया जाए। क्या आपने कभी इस प्रश्न पर विचार किया है कि पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा पोषक तत्व पत्तियों किस तरह पहुंचाए जाते हैं? जो पौधे होते हैं वो जड़ों द्वारा अवशोषित जल और पोषक तत्व पत्तियों तक कैसे पहुंचाते हैं? पौधे के वे भाग जो भोजन नहीं बना सकते, पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं? जल और खनिज का परिवहन। जो पादप में है वो जल और खनिज का परिवहन कैसे करते हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। पादप मूलों द्वारा जल और खनिज को अवशोषित करते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं वो मूल जड़ों द्वारा ही जल और खनिजों का अवशोषित करते हैं। मूलों में मूल रोम होता है। जो पौधे में जड़ होते हैं उनमें क्या होता है? तो मूल रोम होता है। जैसा कि आप देखते हैं, मान लीजिए ये एक पौधा है तो इसमें बहुत सारे ये जो होते हैं जड़ होते हैं और इसमें छोटी छोटी कोशिकाएं जैसी आकृति होती है। जब जड़ों को हम लोग उखाड़ते हैं तो वही छोटी आकृति हमारा क्या कहलाता है? मूल रोम कहलाता है। क्या कहलाता है? मूल रोम। वास्तव में मूल रोम जल में घुले हुए खनिज पोषक पदार्थों और जल के अंतर्ग्रहण के लिए मूल के सतह क्षेत्र को बढ़ा देते हैं। और यही जो मूल रोम होते हैं वो जल में घुले खनिज पोषक पदार्थों और जल के अंतर्ग्रहण के लिए जो जड़ का होते हैं वो जड़ के क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। मूल रोम मृदा कणों के बीच उपस्थित जल के संपर्क में रहते हैं और जो मूल रोम होते हैं वो मृदा कणों के बीच उपस्थित जल के संपर्क में रहते हैं। और जो मूल रोम होते हैं वो हमेशा जो होता है कि जल के कांटेक्ट में रहते हैं, संपर्क में रहते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि जल किस प्रकार मूलों से पत्तियों तक पहुंचता है? पादपों में किस प्रकार का परिवहन तंत्र पाया जाता है? जी हाँ, बूझो सही है। पादपों में मृदा से जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पाइप जैसी वाहिकाएं होती है। जो पादप पदार्थ होते हैं, जो पादप होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, मृदा से जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए उनमें भी एक पाइप जैसी वाहिकाएं होती हैं। वाहिकाएं विशेष कोशिकाओं की बनी, और जो पादप में वाहिकाएं होती है वो विशेष कोशिकाओं की बनी होती है जो संवहन ऊतक बनाती हैं। और यही जो क्या बनाती है? संवहन ऊतक बनाती है। ऊतक कोशिकाओं का वह समूह होता है। ऊतक जो होता है कोशिकाओं का वह समूह होता है जो किसी जीव में किसी कार्य विशेष को संपादित करता है। तो ऊतक का क्या काम होता है? तो वो किसी जीव में किसी कार्य विशेष को संपादित करता है। जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादपों में जो संवहन ऊतक होता है उसे जाइलम कहते हैं। जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादप में जो संवहन ऊतक होता है उसे क्या कहते हैं? तो जाइलम कहते हैं या दारू कहते हैं। जाइलम चैनलों नलियों का सतत जाल बनाता है। जो जाइलम चैनल होते हैं वो सतत जो होते हैं कि जाल बनाए रहते हैं जो मूलों और तन्य शाखाओं के माध्यम से पत्तियों से जोड़ता है। जो क्या होते हैं? ये जड़ से होता हुआ तना शाखा के माध्यम से पत्तियों तक जुड़े रहते हैं। और इस प्रकार बना तंत्र पूरे पादप में जल का परिवहन करता है। और इस प्रकार ये जाल जो होते हैं कि पूरे पादप में जल का परिवहन करता है। आप जानते हैं कि पत्तियां भोजन का संश्लेषण करती है। भोजन को पादप के सभी भागों में ले जाया जाता है। यह कार्य एक संवहन ऊतक द्वारा किया जाता है जिसे फ्लोएम कहते हैं। जो भोजन को पादप के सभी भागों में ले जाया जाता है, यह कार्य एक संवहन ऊतक द्वारा किया जाता है जिसे फ्लोएम कहते हैं। जो नीचे से जो जड़ों द्वारा, जो मूल द्वारा खनिज और लवण को ऊपर ले जाते हैं वो संवहन ऊतक जाइलम कहलाते हैं। और जो पादप के सभी भागों में भोजन पहुंचाते हैं वैसे संवहन ऊतक हमारे क्या कहलाते हैं? तो उन्हें हम फ्लोएम कह लेते हैं या पोषवाह कहते हैं। क्या कहेंगे? फ्लोएम या पोषवाह कहते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, ये जो हमारा है ये क्या है? मूल रोम होते हैं। और ये जो होते हैं छोटी छोटी वाहिकाएं होती है ये क्या कहलाती है? जाइलम कहलाती है।
जाइलम कहलाती है। इस प्रकार जाइलम और फ्लोएम पादपों में पदार्थ का परिवहन करते हैं। तो हम देखते हैं कि इस प्रकार से दो संवहन ऊतक होते हैं, जाइलम और फ्लोएम पादपों में पदार्थों का परिवहन करते हैं। तो पादपों में परिवहन कौन करता है? तो जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जो होते हैं कि जल और खनिज को ले जाते हैं, और फ्लोएम जो होते हैं कि वो भोज्य पदार्थ को या खाद्य पदार्थों को पादप के सभी भागों में पहुंचाते हैं। अब हम क्रियाकलाप 7.3 को देखते हैं। हमें इस क्रियाकलाप के लिए एक कांच का गिलास, पानी, लाल स्याही और एक कोमल शाकीय पौधे की टहनी, उदाहरण के लिए बाल्सम, और एक ब्लेड की आवश्यकता होगी। गिलास को 1/3 पानी से भरें। 1/3 का मतलब होता है 1/3। क्या होता है? 1/3 मैंने 3 हिस्स में 1 हिस्स क्या रखना है? पानी रखना है। उसमें कुछ बूंदे लाल स्याही की डालें। अब उस पानी में क्या करना है कि कुछ जो ड्रॉप हो, कुछ बूंदे पानी लाल स्याही की उसमें डाल देना है। एक कोमल शाकीय पौधे की टहनी के आधार को एक ब्लेड की सहायता से काटकर गिलास में, जैसा कि चित्र 7.8 में दिखाया गया है। अगले दिन इसका अवलोकन करें। जैसा कि इसमें देख सकते हैं, अब क्या करना है कि हमने जो पौधे के वृक्ष लिए थे उसको क्या करना है, टहनी को काटकर उस लाल स्याही वाले पानी के अथी में रख देना है और अगले दिन इसका अवलोकन करना है। क्या शाकीय पौधे की टहनी का कोई भाग लाल रंग का दिखाई देता है? टहनी को अनुप्रस्थ काटिए। अनुप्रस्थ का मतलब होता है कि जो परपेंडिकुलर, जैसे मान लीजिए कि क्षैतिज जो होता है, जैसे ये पेड़ है, जब हम इस पौधे को इस तरह से काटेंगे या इस तरह से काटेंगे तो ये हमारा क्या कहलाता है? यही हमारा अनुप्रस्थ काट कहलाता है। इसके अंदर लाल रंग का अवलोकन कीजिए। और जो ये कट है, यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये जो कट है इस पर हम लोग उसको देखिए कि लाल रंग दिखाई देता है कि नहीं। अब हमारा आगे है वाष्पोत्सर्जन। क्या है? वाष्पोत्सर्जन। कक्षा 6 में आपने पढ़ा कि पादप वाष्पोत्सर्जन के प्रकरण द्वारा बहुत अधिक जल निर्मुक्त करती है। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि जो पादप होते हैं वो वाष्पोत्सर्जन के प्रकरण द्वारा बहुत अधिक जल निर्मुक्त करते हैं, मतलब छोड़ते हैं। पादप मृदा से खनिज, पोषक तत्व और जल अवशोषित करते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं वो मिट्टी से खनिज, पोषक तत्व और जल अवशोषित करते हैं, माने सोख लेते हैं। अवशोषित किया गया सारा जल पादप द्वारा उपयोग नहीं किया जाता। जो पादप जो होते हैं वो मिट्टी से खनिज और पोषक तत्व और जल को अवशोषित करते हैं। सारा अवशोषित जल का उपयोग पादपों द्वारा नहीं किया जाता है। पत्तियों की सतह पर उपस्थित रंध्रों से वाष्पोत्सर्जन के प्रक्रम द्वारा जल वाष्पित हो जाता है। और जो पत्तियों में जो रंध्र होते हैं वाष्पोत्सर्जन के प्रक्रम द्वारा वो क्या होते हैं? जल वाष्पित होकर बाहर निकल जाते हैं। पत्तियों से जल के वाष्पन से चूषण, अभिकर्षण मतलब खिंचाव विकसित होता है। जब ये इनसे जल के वाष्पन से क्या होता है? तो चूषण, अभिकर्षण या खिंचाव विकसित हो जाता है। यह वैसे ही है जैसे आप स्ट्रॉ से जल का चूषण करते हैं। विशाल वृक्षों में बहुत अधिक ऊंचाई तक जल का अभिकर्षण, खिंचाव इसी प्रकार होता है। और इसी प्रकार जो होते हैं कि बड़े बड़े अधिक ऊंचाई वाले वृक्ष होते हैं उनमें अभिकर्षण या इसी विधि द्वारा जो होता है कि उनमें खिंचाव होता है। वाष्पोत्सर्जन पादप को ठंडा रखने में भी सहायक होते हैं। और यही जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है यही पेड़ पौधे को ठंडा रखती है। अब हम आगे देखते हैं कि इस अध्याय में हमने क्या क्या सीखा। तो इस अध्याय में हमने देखा था कि अधिकांश जंतुओं में शरीर में प्रवाहित होने वाला रक्त शरीर की विभिन्न कोशिकाओं को भोजन, ऑक्सीजन का वितरण करता है। जो हमारे शरीर में अधिकांश जंतु में जो शरीर में रक्त प्रवाहित होते हैं वो भोजन और ऑक्सीजन का वितरण करते हैं, मतलब बांटते हैं। यह शरीर के विभिन्न भागों से उत्सर्जन के लिए अपशिष्ट पदार्थों को भी लाता है। और ये शरीर से जो अपशिष्ट पदार्थ रहते हैं उन्हें भी ये साथ लाता है, उन्हें भी ये क्या करता है? तो शरीर से बाहर लाता है।
उत्सर्जन के रूप में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर यह शरीर के विभिन्न भागों से उत्सर्जन के लिए अपशिष्ट पदार्थों को भी लाता है। अब हमारा अगला बिंदु क्या है कि परिसंचरण तंत्र में हृदय और रक्त वाहिनियाँ होती है। जो परिसंचरण तंत्र होते हैं उनमें क्या क्या होती है, तो हम देखते हैं कि हृदय और रक्त वाहिनियाँ होती है। हृदय में जो होते हैं कि 4 चैम्बर देखे थे। हृदय में कितने 4 चैम्बर होते हैं, 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। ऊपरी वाले भाग को एट्रियम बोलते थे और निचले वाले भाग जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो वेंट्रिकल बोलते हैं। इनमें जो होते हैं तो यही जो हमारे फुसफुस धमनियाँ होती हैं और शिराएँ होती हैं, तो ये रक्त वाहिनियाँ होती हैं। जो रक्त वाहिनी होती है वो क्या कहलाती है, तो मेनली हमने देखा था कि 2 होती है, एक धमनी और दूसरी क्या थी, शिरा थी। यही सभी मिलकर हमारे शरीर में क्या करते हैं, तो परिसंचरण तंत्र का निर्माण करते हैं। हमने आगे देखा था कि मानव शरीर में रक्त, धमनियाँ और शिराएँ में प्रवाहित होता है। यह हृदय पंप की तरह कार्य करता है। जो मानव शरीर में रक्त, धमनियाँ और शिराओं में प्रवाहित होता है तथा हृदय पंप की तरह कार्य करता है। आगे हमने देखा था रक्त में प्लाज्मा, लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और पट्टिकाणु होते हैं। रक्त में प्लाज्मा होते हैं, लाल रक्त को जिन्हें हम रेड ब्लड सेल बोले थे, श्वेत रक्त कोशिकाएं होते हैं WBC या वाइट ब्लड सेल, और पट्टिकाणु या प्लेटलेट भी होते हैं। क्या होते हैं, प्लेटलेट भी होते हैं। रक्त का लाल रंग लाल वर्णक युक्त हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। जो हमारे ब्लड होते हैं वो लाल क्यों होते हैं, तो लाल वर्णक युक्त हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड के रक्त का रंग लाल होता है। आगे हमने देखा था किसी वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में 70 से 80 बार धड़कता है। एक जो एडल्ट आदमी होगा उसके हृदय जो होंगे 1 मिनट में लगभग 70 से 80 बार धड़कता है। इसे हृदय स्पंदन दर कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, तो हृदय स्पंदन दर बोलते हैं। आगे हमने देखा था धमनियाँ हृदय से शरीर के सभी अन्य भागों में रक्त को ले जाती है। जो हमारे शरीर में धमनियाँ होती है वो हृदय से शरीर के सभी अन्य भागों में रक्त को ले जाती है। शिराएँ शरीर के सभी भागों से रक्त को वापस हृदय में ले जाती है। और शिरा क्या करती है, तो शिरा शरीर के सभी भागों से रक्त को वापस हृदय में लाती है। धमनी हृदय से शरीर के सभी भागों में ले जाती है और सभी भागों से रक्त को फिर शिराएँ वापस हृदय में लाती है। शरीर में से अपशिष्ट उत्पादों को बाहर निकालने का प्रक्रम उत्सर्जन कहलाता है। जो हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालने का प्रक्रम क्या कहलाता है, तो उत्सर्जन कहलाता है। मानव उत्सर्जन तंत्र में 2 वृक्क, 2 मूत्रवाहिनी, 1 मूत्राशय और 1 मूत्र मार्ग होता है। जो मानव उत्सर्जन तंत्र होते हैं उनमें 2 वृक्क, 2 मूत्रवाहिनियाँ, 1 मूत्राशय और 1 मूत्र मार्ग होता है। लवण और यूरिया जल के साथ स्वेद के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। जो हमारे शरीर में लवण और यूरिया जो होते हैं जल में पसीने के रूप में बाहर निकाल दिए जाते हैं। हमने देखा था कि मूत्र में 95% जल होते हैं, 2.5% क्या होते हैं, यूरिया होते हैं। 2.5% क्या होते हैं, यूरिया होते हैं और 2.5% अन्य पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ रहते हैं। मछली अपशिष्ट पदार्थ के रूप में अमोनिया उत्सर्जित करता है। जो मछली होते हैं वो अपशिष्ट पदार्थ के रूप में किसका उत्सर्जित करते हैं, तो अमोनिया को उत्सर्जित करते हैं। किसको उत्सर्जित करते हैं, अमोनिया को, NH3 को उत्सर्जित करती है जो सीधे जल में घुल जाती है। और ये जो अमोनिया होती है वो डायरेक्ट जल में घुल जाती है। पक्षी, कीट और छिपकली अर्धघन सेमी सॉलिड रूप में यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करती है। और जो पक्षी होते हैं, कीट होते हैं और छिपकली होते हैं वो सेमी सॉलिड रूप में किसका उत्सर्जन करते हैं, तो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। पादप मूलों द्वारा जल और पोषक तत्व मृदा से अवशोषित करते हैं। जो पादप जो होते हैं वो अपने जड़ द्वारा जल और पोषक तत्व मृदा से, मिट्टी से अवशोषित करते हैं। पूरे पादप में जल के साथ पोषक तत्व जाइलम नामक
संवहन ऊतक द्वारा ले जाया जाता है। जो पूरे पादप जो होते हैं उनको सभी भागों में जाइलम द्वारा जल और खनिज को ले जाया जाता है। पादप के विभिन्न भागों में भोजन को परिवहन फ्लोएम नामक संवहन ऊतक के द्वारा किया जाता है। तो हमने देखा था कि जाइलम जो होते हैं, जाइलम क्या करते हैं, तो जल और खनिज ले जाते हैं, जल और खनिज लवण को ले जाते हैं, और फ्लोएम जो होते हैं वो भोज्य पदार्थ को ले जाते हैं। क्या ले जाते हैं, तो भोज्य पदार्थ को पादप के सभी भागों में ले जाते हैं। वाष्पोत्सर्जन के दौरान रंध्रों से वाष्प के रूप में बड़ी मात्रा में जल का ह्रास होता है। जो वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया होती है तो रंध्रों द्वारा क्या होता है, बड़ी मात्रा में जल का ह्रास होता है, हानि होता है। वाष्पोत्सर्जन के कारण एक चूषण बल निर्मित होता है। वाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा एक चूषण बल निर्मित होता है, जिसके कारण मूलों द्वारा मृदा में से अवशोषित जल अभिकर्षित खींचकर होकर तने और पत्तियों तक पहुंचाता है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के दौरान क्या होता है, तो एक चूषण बल निर्मित होता है। ये चूषण बल का काम क्या है, तो ये चूषण बल क्या करते हैं, मूलों द्वारा मृदा में अवशोषित जल अभिकर्षित मतलब खींचकर उसे तना और पत्तियों तक पहुंचाता है। इस तरह से हमारा अध्याय 7 जंतुओं और पादप में परिवहन समाप्त हो गया। उम्मीद है आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको इस अध्याय से लेकर कोई भी समस्या है या हमारे सभी वीडियो जो बनाए गए हैं हमारे YouTube चैनल पर, अगर उन्हें भी आप देखते हैं और उनमें भी कोई समस्या है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। उन्हें और भी बेहतर तरीके से आपको समझाया जाएगा ताकि आपको समझ में आ जाए, जिससे आपको आने वाले क्लासेज में या इस क्लास में आपको बहुत ही फायदा हो। उम्मीद है आप लोग भी अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।